नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के मॉक टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मॉक टेस्ट 4 के लिए मैं आप लोग से क्षमा मांगूंगी कि मॉक टेस्ट 4 में वॉइस का इशू हो गया था। वॉइस बहुत लो थी। आप में से कई स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि मैम वॉइस बहुत ही धीमी है, सुनाई नहीं दे रहा है। तो हमारी टीम ने क्या किया है, मॉक टेस्ट 4 को वहां से हटा दिया है और उसकी जगह नए मॉक टेस्ट 4 को थोड़ा सा वॉइस बढ़ाकर अपलोड कर दिया गया है। तो अगर आपने कल का मॉक टेस्ट 4 नहीं देखा है तो एक बार आप लोग प्लीज मॉक टेस्ट 4 को भी देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको नोट्स बनवा रहे हैं ना। जैसा कि आप हर टेस्ट में मैं आपको क्या सजेस्ट कर रही हूं कि एक नोटबुक और पेन के साथ आपको बैठना है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आपको रिवाइज कराए जा रहे हैं, आपको क्या करना है, उन पॉइंट्स को एक जगह नोट डाउन करना है क्लास। ठीक है, तो नोट डाउन जरूर करिए। मॉक टेस्ट 4 को भी जरूर देखिएगा। जिनको भी इकोनॉमी में डिफिकल्टी होती है वो लोग उस टेस्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पर भी हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को डिस्कस किया है। तो चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। मॉक टेस्ट 5 को स्टार्ट करने से पहले क्लास थोड़ा सा समय लूंगी आप लोगों का, और आप लोगों को बताना चाहूंगी यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025 के लिए। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को। ठीक है, मेंस में आपके जीएस पेपर, हिंदी, एसए सब कवर किया जाएगा। साथ ही साथ जब आपका मेंस क्वालिफाई हो जाएगा तो इंटरव्यू के लिए आपको गाइड भी किया जाएगा। मेंस में आपके आंसर्स किस तरीके से आपको लिखने हैं ये भी बताया जाएगा क्लास के दौरान। तो क्लास अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास के पहले एक और इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं राइटिंग प्रोग्राम के बारे में। ये जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है ये मुख्यतः यूपी पीसीएस मेंस 2024 के बैच के लिए किया गया है, और यहाँ पर जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी वो बाइलिंगुअल होगी। तो हिंदी और इंग्लिश किसी भी माध्यम के स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। टॉपिक आपको दिया जाएगा, उसी पर बेस्ड 5 प्रश्न आपको खुद लिख के हमें सेंड करना होगा, जिसको कि इवेलुएट करके आपको फीडबैक दिया जाएगा कि किस प्रश्न में कौन से पॉइंट्स आप और इंक्लूड कर सकते हैं या फिर कहां पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। साथ ही साथ 5 प्रश्न और उसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे, जिनके की मॉडल आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लास यहां पर अगर आपको थोड़ा आइडिया लेना है तो यूट्यूब पे भी कुछ क्लासेस अपलोड की जा रही है। ठीक है, राइटिंग कोर्स के, इस क्रैश कोर्स के बारे में, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जा रहे हैं। इकोनॉमी की क्लास मैंने ही आप लोगों के साथ डिस्कस की है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। और जो स्टूडेंट भी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी मेंस की तैयारी शुरू करो। मतलब एटलीस्ट आप जो यूट्यूब में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो भी लेक्चर्स, उनको तो जरूर एक बार देखो, ताकि आइडिया मिलता रहे ना। खाली प्रीलिम्स क्वालिफाई करके थोड़ी बैठना है, मेंस में भी अपीयर होना है और उसको भी पहली बार में क्वालिफाई करना है। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लेते रहा करिए। लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड कराए जा रहे हैं तो आप लोग जरूर देखिए उसको। चलिए अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। आप में से ही कुछ स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया वाला भी डिस्कस कर लीजिए, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को। तो आज हम क्या करेंगे, हम अपने क्वेश्चंस के माध्यम से रिवीजन करेंगे। ठीक है, तैयार रहिएगा क्लास। नोटबुक और पेन लेके बैठिए। जो भी चीज मैं आपको यहां पर याद करवाने का प्रयास कर रही हूं, समझाने का प्रयास कर रही हूं, उसको समझिए। कुछ देर के लिए सारी चीजों को भूल जाइए और पूरे कंसेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करिए। ठीक है, डन। मैं मान के चल रही हूं मेरे सारे स्टूडेंट एकदम एक्टिव होकर लेक्चर को देखेंगे। तो यहां पर देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, लेक आयर महाद्वीप का सबसे बड़ा निचला बिंदु है। तो आज हम कौन सा महाद्वीप डिस्कस करने वाले हैं बताइए, ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप का सबसे निचला बिंदु क्या है, लेक आयर। याद रहेगा। चलो अब मैप में इसको ध्यान से देखते हैं। ये अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का मैप है, फिजिकल मैप है। यहां पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगी, अगर आप चाहें तो रफली ड्रॉ करके लिख सकते हैं पॉइंट्स को। सबसे पहले ये देखिए क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। आपकी परीक्षा में पहले पूछा जाता था
कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर है, तो आप बताते थे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न हुआ करता था या फिर सुमेलित करने को दे दिया जाता था। लेकिन आने वाले वर्षों में देखा गया कि पूछा गया कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में है, वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में कहां पर लोकेटेड है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये उत्तर है, नॉर्थ है, ये दक्षिण है, साउथ है। ठीक है, ये ईस्ट है और ये आपका वेस्ट हो गया। क्या हो गया? वेस्ट हो गया। तो अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हमें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा लोकेशन। अब परीक्षा में पूछा जाता था पहले कि ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहां है, सैंडी डेजर्ट कहां है, गिब्सन डेजर्ट कहां है, सिम्पसन डेजर्ट कहां है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहां है। तो ये सारे डेजर्ट आपको यहीं पर दिखेंगे। लेकिन अब परीक्षा में प्रश्न का लेवल बढ़ाया जा रहा है, तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि आपको जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में जो डेजर्ट है उनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। ठीक है, क्या करना है? उत्तर से दक्षिण इन्हें अरेंज करना है। तो 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। सबसे ऊपर अगर हम देखेंगे यहां पर, तो आपको तनामी डेजर्ट दिखेगा। कौन सा? तनामी डेजर्ट। टी से टॉप होता है ना, तो टी से तनामी डेजर्ट। फिर इधर आप आएंगे तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ठीक है, फिर गिब्सन डेजर्ट और सिम्पसन डेजर्ट। ठीक है, फिर ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। तो परीक्षा में प्रश्न कैसे भी बन सकता है, हो सकता है इंडिविजुअल प्रश्न बन जाए कि ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहां है, ऑस्ट्रेलिया में है, आप टिक लगा के आ जाएंगे। गिब्सन कहां है, ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन अगर पेपर में प्रश्न को थोड़ा डिफिकल्ट बनाना होगा तो बोलेगा उत्तर से दक्षिण अरेंज करिए। तो आप याद रखिएगा, टी से टॉप होता है तो तनामी डेजर्ट जो है वो सबसे ऊपर है। उसके बाद ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन, सिम्पसन और ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। याद हो गया? इधर क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, ये आपको ग्रेट बैरियर रीफ मिलेगा जहां पर कोरल रीफ मिलते हैं। ठीक है, इधर हमने डेजर्ट देखा। अब आप इधर आइए। ठीक है, अगर हम देखें तो वेस्ट साउथ रीजन हो जाएगा ये। यहां पर डार्लिंग रेंज है। कौन सी रेंज है? डार्लिंग रेंज। इधर आप आएंगे तो ऑस्ट्रेलियन आल्प मिलेगा आपको। ठीक है, और यहां पर मैकडॉनल्ड रेंज और इधर हैमर्सले रेंज। याद रखिएगा, यहां कौन सा है? एकदम वेस्ट में कौन सा है? हैमर्सले रेंज। इधर डार्लिंग रेंज, बीच में मैकडॉनल्ड रेंज। क्लियर? आराम से सुनते चलिए। ये क्या है? तस्मानिया है। तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से कौन सा स्ट्रेट अलग कर रहा है? तो ये BASS, बास स्ट्रेट है इधर। ठीक है, बास स्ट्रेट है। और ऊपर अगर आप देखेंगे इधर की तरफ तो आपको टॉरस स्ट्रेट मिलेगा। मैं इस फिगर में दिखा देती हूं। ये देखिए, ये क्या है? टॉरस स्ट्रेट, जो पपुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया, मेन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से अलग कर रहा है। इधर टॉरस, इधर बास स्ट्रेट। क्लियर? फिर हम वापस पुराने वाले को देखते हैं। बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, अभी रिवीजन कराऊंगी तो आप खुद फील करेंगे कि मैम याद हो रहा है। ये रिवर देखिए, डार्लिंग और म्यूरे रिवर, ये ओरिजिनेट करती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। ध्यान रखिएगा, कहां से ओरिजिनेट करती है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ये ओरिजिनेट करती है। इधर ब्लू माउंटेन दिखेगा आपको। ठीक है, और पॉलिटिकल मैप में अगर आप देखेंगे तो इधर आपको विक्टोरिया दिखेगी, विक्टोरिया। ठीक है, और इधर आपको न्यू साउथ वेल दिखेगा। अभी वो भी पॉलिटिकल मैप में दिखाती हूं। तो इतनी चीजें क्लास अभी थोड़ा याद रखिए। एक किम्बरले प्लेटो भी याद रखिए। अभी समय है ना, आगे ये क्लास में फिर जब रिपीट कराऊंगी तो याद होगा। अब क्या करोगे? जो चीज मैं बोलने जा रही हूं उन सारे पॉइंट को सुनते चलना। ऑस्ट्रेलिया का मैप ड्रॉ करो, एकदम रफ मैप ड्रॉ करो ऐसे। इधर की तरफ लिखो, ध्यान दीजिए क्लास, इधर की तरफ लिखो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, लोकेशन याद रहेगा। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया है टॉप में कौन सा डेजर्ट है, टी से टॉप, टी से
तनामी डेजर्ट, ठीक है। तनामी डेजर्ट के नीचे ग्रेट सैंडी डेजर्ट, और सैंडी डेजर्ट के नीचे कौन सा डेजर्ट है, गिब्सन सिम्पसन, ठीक है। तो ये सैंडी डेजर्ट हो गया, ये गिब्सन और सिम्पसन डेजर्ट हो गया, और सबसे नीचे अगर हम देखेंगे तो ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। क्लियर क्लास। अब रेंज देखो, इधर डार्लिंग रेंज, हम किधर देख रहे हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो कौन सी रेंज है, डार्लिंग रेंज। इधर अगर देखोगे तो हेमर्सले रेंज, हेमर्सले रेंज, ठीक है। इधर ऑस्ट्रेलियन आल्प है, और इधर ही हम देखेंगे तो डार्लिंग म्यूरे रिवर है, ठीक है, जो कि ओरिजिनेट करती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। और अगर हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के किस प्रोविंस में ये फ्लो करती है, तो विक्टोरिया और इधर न्यू साउथ वेल में फ्लो करती है। पॉलिटिकल मैप में अभी दिखा देती हूं। एक रेंज और मैकडोनल्ड जो कि मिडिल में है, इधर किम्बरले प्लेटू है, याद है। ऊपर अगर हम देखेंगे पपुआ न्यू गिनी को तो टॉरस स्ट्रेट अलग कर रहा है। नीचे अगर हम देखेंगे तो यहां पर तस्मानिया को कौन सा स्ट्रेट अलग कर रहा है, बास स्ट्रेट अलग कर रहा है। बस अभी आज की क्लास के लिए इतना ही, आगे वाले क्लास में और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी। एक बार बस पॉलिटिकल मैप भी देख लीजिए, और मैं आपको बता दूं रिसेंट में पॉलिटिकल मैप से क्या क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पर जो आपको प्रोविंस 6 स्टेट्स दिख रहे हैं, जो यहां पर स्टेट्स दिख रहे हैं आपको और टेरिटरीज दिख रही हैं, उनके कैपिटल के बारे में पूछ लिया गया था। जैसे हमने आपको बताया ये विक्टोरिया हो गया, ये न्यू साउथ वेल हो गया। न्यू साउथ वेल का अगर आप देखेंगे तो इधर सिडनी हो गया, ठीक है। क्वींसलैंड का ब्रिस्बेन हो गया, विक्टोरिया का मेलबर्न हो गया, नॉर्दर्न टेरिटरी का डार्विन हो गया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का हम देखेंगे पर्थ हो गया। पूछा गया था, सुमेलित करने को दिया गया था पास्ट ईयर के पेपर में, यूपी पीसीएस में शायद पूछा गया था। अगर आप लोग ने अभी पेपर सॉल्व किया होगा पास्ट ईयर का तो ये प्रश्न आपको मिला होगा। तो पॉलिटिकल मैप में कैपिटल्स देख लीजिएगा, किन किन स्टेट का कौन कौन सा कैपिटल है, ये पूछा जाता है। अब यहां पर मैंने आपको बता दिया तस्मानिया है, तस्मानिया बास स्ट्रेट से अलग हो रही है, और ये पपुआ न्यू गिनी है, ये टॉरस स्ट्रेट से अलग हो रही है। इधर गल्फ और कारपेंटेरिया याद रखिएगा, अगर नहीं याद रहता है तो आगे याद करा दूंगी। इधर मैंने आपको क्या बताया है पर्थ रीजन में, बताइए। और इधर क्या बताया है, इधर मैंने आपको ऑस्ट्रेलियन आल्प बताया है, बीच में मैंने आपको मैकडोनल्ड बताया था ना, बताया था ना क्लास, क्लियर हो रहा है ना। और उधर डार्लिंग रेंज बताया था। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नों को करेंगे और मैप को एक बार और आपको रिवाइज कराएंगे प्रश्नों के माध्यम से, ठीक है। तैयार रहिएगा। इतनी चीजें तैयार हो गई है तो प्रश्न के उत्तर आप दे लेंगे। चलो लगाते हैं प्रश्नों को। यहां पर जितनी भी चीज मैंने मार्क की है उसको मैं डिलीट कर देती हूं, ताकि आपको हर चीज क्लियरली दिखे। और जब मैं आपको प्रश्न पूछूंगी और मैप खोलूंगी तो आप खुद उसको लोकेट करिएगा। इसको भी डिलीट मार दो क्लास, बस 1 मिनट का समय दीजिए। चलिए अब बताइए, यहां पर हट जाऊं स्लाइड से, नहीं तो मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम आप स्लाइड के सामने खड़ी रहती हैं, दिखता ही नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, डार्लिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित में से किन तटों पर स्थित है, ठीक है। बताइए, उत्तर पूर्वी, ठीक है, दक्षिण तट, पूर्वी तट, या फिर दक्षिण पश्चिमी तट। तो बताइए क्लास, बताइए। मैप खोलूं, यहां पर आपने उत्तर टिक लगा लिया होगा, वैसे ध्यान दीजिएगा। ये रहा डार्लिंग रेंज, कहां पर है, ये रही डार्लिंग रेंज। अभी हमने देखा था तो ये साउथ वेस्ट रीजन में है ना, हम कह सकते हैं साउथ वेस्ट रीजन में है, तो दक्षिण पश्चिमी रीजन में है, ठीक है। यहां पर मैकडोनल्ड रेंज है मिडिल में, यहां पर कौन सी रेंज है, हेमर्सले रेंज है, याद रखिएगा। अब कभी अगर आपकी परीक्षा में पूछे कि मैकडोनल्ड रेंज कहां है तो सेंटर में है, ठीक है। साउथ वेस्ट रीजन में डार्लिंग रेंज है, दक्षिण पश्चिमी रीजन में। और अगर आपसे पूछे पश्चिमी रीजन में कौन सी रेंज है तो आप क्या बताएंगे, हेमर्सले रेंज है। ये वाला प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। और ध्यान दीजिएगा, डार्लिंग रेंज ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट अगल बगल है, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब अगला प्रश्न देखते हैं, यहां पे दक्षिण पश्चिमी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, आराम से पढ़ो। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीप राज्य का नाम बताइए। तो बताइए,
कैप्री, इबिसा, तस्मानिया, रोडस। तो सही उत्तर क्या होगा? तस्मानिया। ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया है। मैप दिखाऊंगी ताकि मेरे स्टूडेंट्स को याद रहे। एक मिनट। हाँ, अब देख लो यहां पर तस्मानिया कहां था? ये था ना, और इधर तस्मान सी था, और ये बास स्ट्रेट था। याद रहेगा ना? तो ये तस्मानिया हो गया। चलो, अच्छा, तस्मानिया का कैपिटल भी याद रखना, होबर्ट। हॉबर्ट, सुना है ना हॉबर्ट? चलो, अगला हम देखते हैं। ये हो गया प्रश्न, ये हो गया। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, आराम से पढ़िए, रिवीजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? तो बताइए, बाल्टिक, तस्मान, लाल सागर या फिर बेरिंग सी? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? तो यहां पर मैप में देख लीजिए आप लोग, एक मिनट। ठीक है, ये रहा। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया को हम किससे अलग कर रहे हैं? न्यूजीलैंड से अलग कर रहे हैं। तो कौन सा सी है? तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको तस्मान सी, इधर नीचे आपको न्यूजीलैंड मिलेगा। इसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूं एक बार। ध्यान से देखिएगा, ताकि मैप के थ्रू जब मैं आपको बताऊंगी ना तो आपको क्लियर रहेगा। ध्यान से देखिएगा क्लास, जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूं। ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, इधर ये तस्मानिया था। दिख रहा है ना क्लास आप लोगों को? क्लियर दिख रहा होगा। इधर ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है, इधर तस्मानिया था, और ये क्या है? ये न्यूजीलैंड है, ये वेलिंगटन हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। अब वर्ल्ड मैप में एक बार मैं आपको दिखा दूं इसी चीज को, ऑस्ट्रेलिया मैप में। ध्यान दीजिएगा क्लास। अब जब प्रश्न आ गया है तो स्टूडेंट्स को याद रहे, ये जरूरी है। ठीक है, ये हमने हाँ, ये देखिए, ये अगर हम देखें तो जो ये नदर्न टेरिटरी है, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, दिख रहा है आप लोगों को ना? ये साउथ ऑस्ट्रेलिया है, न्यू साउथ वेल है, इधर विक्टोरिया है, और इधर क्वींसलैंड है, और ये तस्मानिया है। याद रखिएगा क्लास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इधर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नदर्न, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल और विक्टोरिया, तस्मानिया। और इधर कौन सा स्ट्रेट है? बास स्ट्रेट है। तो न्यूजीलैंड का भी मैप आपने देख लिया, इधर मैंने आपको दिखा दिया, ये रहा न्यूजीलैंड का मैप। ठीक है, अब आप अगर देखिए यहां पर ध्यान से क्लास, कि ऑस्ट्रेलिया सेपरेटेड फ्रॉम बाय विच सी? तो वर्ल्ड मैप मैं चाह रही हूं आप लोगों के लिए, लेकिन यहां पर दिख नहीं रहा है। तो ये देखिए, ये वाले मैप से आपको क्लियर हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये आपको तस्मान दिख रहा है ना? मैंने आपको बताया था, दिख रहा है ना क्लास? ये तस्मान है, यहां बास स्ट्रेट था इधर की तरफ, और ये पूरा जो है ये कौन सा सी है? आपका तस्मान सी है। दिख रहा है? हमने जो मैप आपको प्रोवाइड किया था एक्चुअली वो इतना छोटा ही था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि आपको एक बार पूरा मैप दिखा दूं। तो ये मैप जो है, यहां पर आपको ये न्यूजीलैंड दिख रहा होगा, ये तस्मान है, ठीक है, तस्मानिया है, इधर आपको तस्मान सी है, ठीक है, इधर बास स्ट्रेट है, याद रहेगा, और ये पूरा जो है वो इंडियन ओशियन का पार्ट है। क्लियर ना क्लास? याद रहेगा? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग अपने प्रश्न को फिर से देखते हैं। यहां पर ये चीज हमने अच्छा किया, मैप के थ्रू देख लिया, आप लोगों को ज्यादा समय तक याद रहेगा। यहां पर हमने इस प्रश्न को डिस्कस कर लिया है आपसे, ये तो डिस्कस कर लिया है। डार्लिंग रेंज कहां पर है? तो आपने बता दिया दक्षिण पश्चिमी में, ठीक है, पश्चिमी तट पर। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीप राज्य का नाम क्या है? तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया, तस्मानिया है। किससे अलग हो रहा है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया? किस स्ट्रेट से अलग हो रहा है? बास स्ट्रेट से। अब याद हो गया होगा आप लोगों को। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग कर रहा है? तो जल्दी से बता दो कौन सा है? तस्मान सी है, ठीक है।
तो देखिए क्लास, अब ये चीज आपको कभी भी नहीं भूलेगी। आपको ये भी याद रहेगा कि मैम ने क्या किया था, हम लोगों के लिए क्लास को, मतलब अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एंड करके गूगल पे करके सर्च करके दिखाया भी। तो याद रहेगा ना, तस्मान सी इधर आपका न्यूजीलैंड था और बास स्ट्रेट, नहीं भूलेगा कभी, लेकिन नोट डाउन भी करते चलिएगा। अब आगे देखिए अगला प्रश्न, ऊ डूरी किसको संदर्भित करता है? ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ये ARO की परीक्षा में जो हाईकोर्ट वाला था उसमें पूछा गया था, तो इसीलिए मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लूं। तो ऊ डूरू किसको संदर्भित करता है? तो ये बताइए, संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े शहर में से एक है? नहीं। दुनिया का सबसे बड़ी तितली है? नहीं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है? नहीं। ठीक है। बलुआ पत्थर का एक विशाल खंड है जो लगभग ऑस्ट्रेलिया के मध्य में स्थित है? ये सही है। तो ये भी याद रखिएगा, क्या है? ऊ डूरी। ठीक है, चलिए ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया। अब यहां पर क्लास मुझे आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। लास्ट क्लास में हमने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात की थी, 23.5 डिग्री साउथ की बात की थी ना आपसे। ठीक है, फिर हमने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को डिस्कस किया था, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट को। वहां पर मैंने आपको बताया था ये एकमात्र आपका कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और प्राइम मेरिडियन सब पास होता है। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 23.5 डिग्री साउथ को, ठीक है, मकर रेखा को याद कर लेते हैं कि वो कहां कहां से गुजरती है। तो एक चीज क्लियर हो जाएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी, और फिर उसके बाद हम कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा सबको डिस्कस कर लेंगे एक एक टेस्ट में। आज क्या याद करवाने जा रही हूं मैं आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपको दिख रहा है यहां से मकर रेखा जो है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वो पास हो रही है और ऑस्ट्रेलिया से भी पास होती है, ध्यान में रखिएगा। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, कैप PNB से मुंबई आई, कैप PNB से मुंबई आई। क्या बोलेंगे आप, जो कैब है वो PNB से मुंबई आई है। अब 2 मिनट आंख बंद करके इमेजिन कर लो, आप सब कैब बुक करते हो, तो जो कैब है वो PNB से, अगर मन करे तो PNB 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा, PNB से पंजाब नेशनल बैंक से मुंबई आई। ठीक है, चलो तो देख लो, सी यहां पर क्या है, चिली है, अर्जेंटीना है, ब्राजील है और पैराग्वे है। तो ये आपको यहां पर साउथ अमेरिका में दिखेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये रीजन साउथ अमेरिका में, ये वाला रीजन चिली है ना, जहां पे अटाकामा डेजर्ट है। ठीक है, ये चिली हो गया। फिर उसके बाद ये वाला जो रीजन है ग्रीन वाला, अर्जेंटीना हो गया। ये आपका कौन सा रीजन हो गया, पैराग्वे रीजन हो गया, और ये ब्राजील हो गया। याद रखिएगा, तो चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, ये सब आपका साउथ अमेरिका में हो गया। अब अफ्रीका की बात करेंगे तो बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, इधर आप आओ, इधर इधर देखते भी चलो। तो इधर आपको क्या मिलेगा, इधर आपको मिलेगा, बताइए, बोत्सवाना मिलेगा। अफ्रीका की बात हम कर रहे हैं क्लास, अफ्रीका की। तो 5वां क्या है आपका, नाम्बिया है, नाम्बिया है। 6th क्या है, बोत्सवाना है। ठीक है, 7th क्या है, साउथ अफ्रीका है। 9th क्या है, मेडागास्कर, मेडागास्कर मैं लिख दे रही हूं यहां पर। और 8th अगर हम देखेंगे तो ये मोजाम्बिक है, और ये आपका क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, तो याद रहेगा आपको, ये देखिए मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया हुआ क्लास। तो देखिए ध्यान से देखिए, अब मैं मान के चलूं कि ये आपको याद हो गया आज। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की जब भी मैं बात करूंगी तो आप कहोगे कि मैम जो कैब है वो PNB से मुंबई आई, कैब PNB से कहां आई, मुंबई आई। तो सी से चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ब्राजील हो गया, पैराग्वे हो गया, ये सब आपको कहां मिलेगा, साउथ अमेरिका में मिलेगा। फिर उसके बाद जब हम देखेंगे यहां पर नाम्बिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, ठीक है, फिर मोजाम्बिक, मेडागास्कर और फिर ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो
अगर आप चाहें तो मैं स्लाइड से थोड़ा हट जाती हूं और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आपके कमेंट में ये भी लिखा था कि मैम स्लाइड से हट जाया करिए ताकि स्क्रीनशॉट ले लें। तो हट रही हूं मैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास। बस ध्यान रखिएगा, जो चीज मैं आपको बता रही हूं यहाँ पर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ना सारा पोर्शन याद कर डालेंगे। आज मैंने आपको ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पढ़ाया, उससे रिलेटेड जो और इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगी। एक चीज परीक्षा में आपको परेशान करने के लिए पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है किन कंट्रियों से पास करता है, ये ना पूछ के आपसे पूछ ले कि किन किन महाद्वीपों से पास होता है, किन किन कॉन्टिनेंट से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है। तो आप क्या बताएंगे? साउथ अमेरिका, ये क्या है क्लास? अफ्रीका, और ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा, अगर परीक्षा में आपसे पूछे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किन किन कॉन्टिनेंट से पास होता है तो आप साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया बताएंगे, ठीक है। और अगर आपसे परीक्षा में पूछे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो किन किन वाटर बॉडीज से पास होता है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? ये इंडियन ओशियन से पास होता है, अटलांटिक ओशियन से पास होता है और पैसिफिक ओशियन से पास होता है। बता लेंगे इंडियन, अटलांटिक और पैसिफिक। क्लियर? तो अब बताइए, समझ में आया आपको? स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा ना अब तक? मैम कितनी देर तक वहां पे खड़ी थी? चल, तो ध्यान में रखिएगा, आज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मैंने आपको पढ़ा दिया। ये याद रखिएगा, कैप पीएनबी से मुंबई आई, तो आपको याद रहेगा। अब साउथ अमेरिका जब डिस्कस करूंगी तो मैं आपको वहां पर भी फिर से याद करा दूंगी कि देख लो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के मैप में एक बार दिखा दूं क्लास आप लोगों को ताकि कोई दिक्कत ना हो। ध्यान दीजिएगा, जल्दी से देख लेते हैं एक बार, ताकि एक बार और रिवीजन हो जाए। मैं आपको ना इतने डेप्थ में इसलिए पढ़ा रही हूं क्योंकि अभी आप लोगों के पास समय है, ठीक है। तो मेरा फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करा दूं आपको। तो ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास हो रहा है ना क्लास, ठीक है। अगर ऑस्ट्रेलिया के कंटेक्स्ट में पूछेगा तो याद रखिएगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से, नदर्न टेरिटरी से और क्वींसलैंड से ये पास हो रहा है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में, ठीक है। इधर आप ध्यान दीजिएगा ऊपर की तरफ से। तो इतनी चीज क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए अब हम आगे के प्रश्न देखते हैं। सारे प्रश्न हमने कर लिए सॉल्व। आप में से जिन स्टूडेंट्स को पढ़ना था ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, कुछ समझ में आया, हेल्पफुल रहा तो बता देना कमेंट बॉक्स में। चलो अब यहां पर देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करिए। सूची 1 में वेद और उपवेद की बात की गई है, तो बताइए कौन सा उपवेद किस वेद से रिलेटेड है? इधर आ जाऊं मैं, नहीं तो आप लोग के कमेंट आएंगे मैम आप तो बोर्ड पे खड़ी हो जाती हैं, दिखता ही नहीं है। तो सही बात है, वो एक जेन्युइन चीज है जो आप लोग मुझे बता रहे थे, मैंने कमेंट में पढ़ा तो फिर मैंने खुद भी नोटिस किया कि हाँ शायद मैं कभी कभी स्लाइड को हाइड कर देती हूं तो मेरे स्टूडेंट्स को दिखता ही नहीं है। तो इस पर अब ध्यान दिया जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन से हट जाया करूंगी थोड़ी देर के लिए, आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है क्लास। चलो बताओ, वेद और उपवेद को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, आयुर्वेद और शिल्पवेद, तो मैच करें हम लोग इसको। तो बताइए क्या आपका सही उत्तर यहां पर होगा क्लास? ध्यान से देखिए, यहां पर आपका क्या बोला गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, आयुर्वेद और शिल्पवेद, ठीक है। तो ऋग्वेद की जब हम बात करते हैं तब आयुर्वेद होगा ना, यहां पर ऋग्वेद का आयुर्वेद हो जाएगा। फिर उसके बाद यजुर्वेद की जब हम बात करेंगे तो धनुर्वेद हो जाएगा, ठीक है। सामवेद की हम बात करेंगे तो गंधर्ववेद हो जाएगा और लास्ट में जब हम अथर्ववेद की बात करेंगे तो शिल्पवेद हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है क्लास। सी आपका सही उत्तर है। एक बार हम देख भी लेते हैं, सी जो है वो सही उत्तर है। ऋग्वेद की बात करेंगे तो इसका उपवेद आयुर्वेद हो गया, ठीक है। और रचयिता पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? धन्वंतरी बताएंगे। रचयिता कौन है? धन्वंतरी है। फिर उसके बाद यजुर्वेद की जब हम बात करेंगे तो इसका उपवेद क्या हो गया? धनुर्वेद हो गया। रचयिता विश्वामित्र हो गए, ठीक है। फिर सामवेद की जब हम बात करेंगे तो गंधर्ववेद हो गए और इसके रचयिता भरत मुनि हो गए। और अथर्ववेद की जब हम बात करेंगे तो शिल्पवेद हो गया और इसके रचयिता कौन हो गए? विश्वकर्मा हो गए। तो आप अगर चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ले लीजिए क्लास आराम से स्क्रीनशॉट, फिर हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात निर्णय लीजिए कि यह सभी कथन किस वंश से संबंधित है। तो ये सब किस डायनेस्टी से संबंधित है ये पूछा गया है आपसे। इस वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। दूसरा दिया गया, इस वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। इस वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। तो सबसे बड़ा हिंट तो हमें कहां से मिल रहा है कि इस डायनेस्टी का जो कैपिटल था वह द्वार समुद्र था। तो द्वार समुद्र किसका कैपिटल था? होयसल का कैपिटल था। तो याद रखिएगा, ठीक है, होयसल का जो कैपिटल था वो द्वार समुद्र था, ठीक है। और इसका अंतिम शासक कौन था? वीर बल्लाल तृतीय, जिसे किसने हराया था? मलिक काफूर ने हराया था, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी? विष्णुवर्धन ने की थी। सी जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा गया है, ठीक है। कौन सा कथन आपका करेक्ट है? तो भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना केवल भारत सरकार की जिम्मेदारी है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है। मुद्रा प्रसार कम होने से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और मुद्रा प्रसार बढ़ने से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रही हूं। यहां पर बोला गया है, मुद्रास्फीति की बात की गई है और पहले ऑप्शन में दिया गया है कि इसको नियंत्रित करने में केवल भारत सरकार की जिम्मेदारी होती है। जब आप पढ़ते हैं मौद्रिक नीति, तो मौद्रिक नीति में आप मुद्रास्फीति पढ़ते हैं और मौद्रिक नीति के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है कि मौद्रिक नीति में किसका रोल रहता है? सेंट्रल बैंक का रोल रहता है, केंद्रीय बैंक का रोल रहता है। केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई है, ठीक है। और मौद्रिक नीति में सरकार का रोल नहीं रहता है। जब हम सरकार के रोल की बात करेंगे, जिम्मेदारी की बात करेंगे, तो फिजिकल पॉलिसी में भारत सरकार का रोल रहता है। जब हम टैक्सेस की बात करते हैं, फीस की बात करते हैं, सेस की बात करते हैं, तो ये सब आपका फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है। फिजिकल पॉलिसी का वहां पर गवर्नमेंट का रोल होता है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति में किसका रोल रहता है? भारतीय रिजर्व बैंक का, आरबीआई का। और यहां पर क्या दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का कोई भी रोल, भूमिका नहीं है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब सही कौन सा होगा? इन दोनों में से कोई एक सही होगा। इसमें दिया गया है, मुद्रा प्रसार कम होने से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, और दूसरा दिया गया है, मुद्रा प्रसार बढ़ने से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, फिर उत्तर बताते हैं। मैंने आपको बताया था डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में, मुद्रास्फीति के बारे में बताया था। यहां पर मैंने आपसे क्या कहा था कि क्या ध्यान देना है आपको? डिमांड और बताओ क्लास, सप्लाई पे मुख्यता। डिमांड और सप्लाई पे मुख्यता आपको ध्यान देना है। मार्केट में हमने क्या किया? सप्लाई को कांस्टेंट रखा। हमने कहा मार्केट में जो पेन की सप्लाई है वो 100 है, ब्लैक पेन की जो सप्लाई है मार्केट में वो 100 है, और डिमांड कितनी है? वो 90 की है। तो डिमांड कम है, डिमांड क्या है? सप्लाई से कम है। तो हम कह सकते हैं जो पेन की कीमत है वो एक नॉर्मल प्राइस होगी, मतलब जो भी मैन्युफैक्चरर है जो पेन का प्रोडक्शन कर रहा है उसे अपनी पेन बेचनी है, तो वो प्राइस को नॉर्मल रखेगा, नॉमिनल रखेगा, तभी तो लोग आके उससे वो पेन खरीदेंगे। तो हम मान के चल रहे हैं जब सप्लाई जो है वो डिमांड से कम है तो एक पेन की जो कीमत है वो 10 रुपए है, ठीक है। अचानक से आरओ एआरओ का एग्जाम आ गया, ठीक है, अचानक से, और मार्केट में अभी भी सप्लाई 100 की थी। मार्केट में ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या किया है? सप्लाई को कांस्टेंट कर दिया है कि अभी भी मार्केट में जो पेन की सप्लाई है वो 100 ही है, लेकिन आरओ एआरओ की परीक्षा आने की वजह से काले पेन की जो वो है मांग है वो अचानक से बढ़ गई है। पहले काली
काले पेन की मांग मार्केट में खाली 90 लोग करते थे, लेकिन अब आरओ एआरओ की परीक्षा है तो 9 लाख लोग काली पेन मांग रहे हैं और सप्लाई खाली 100 की है। और एग्जामिनेशन हॉल में जो आपका एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है उसमें लिखा है कि जो भी गोला करेंगे वो काली कलम से ही करेंगे। तब अब सोचो, जब सप्लाई जो है वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम है किससे, डिमांड से। तो अब ये बात जब मैन्युफैक्चरर को पता चलेगी कि भाई इतनी पेन की डिमांड है, ठीक है, और सप्लाई इतनी कम है, तो वो क्या करेगा, अपनी पेन जो है जो उसने प्रोड्यूस की है उसको मनचाहे रेट में बेचेगा। पहले वो 10 रुपए का बेचता था, अब वो 1000 रुपए का बेचेगा, क्योंकि उसे पता है कि डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है। ऐसे ही आप देखते होंगे जब प्याज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और सप्लाई बहुत ही कम रहती है तो प्याज का रेट बढ़ जाता है। इसी तरीके से पेन का भी रेट बढ़ गया जब सप्लाई को हमने कांस्टेंट करके देखा। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी कि कभी भी जो डिमांड है वो बहुत है और सप्लाई कम है तो जो भी गुड है, सर्विस है, उसका रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। देखो कोरोना टाइम में क्या हुआ था, ऑक्सीजन सिलेंडर की जो सप्लाई थी वो तो वही बनी हुई थी, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर का जो डिमांड था वो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसके वजह से मार्केट में जो ऑक्सीजन सिलेंडर बिक रहे थे वो बहुत ही महंगे बिक रहे थे। सेम चीज मेडिसिन के साथ भी हुई थी, अपने रेट से बहुत ही ज्यादा रेट पे मेडिसिन बिक रही थी उस समय। तो अब आप लोग समझ गए होंगे इस एग्जांपल्स, ये बात समझ में आ गया। अब इस कॉन्सेप्ट को एक साइड में रख लो। अब मुझे ये बताओ कि मार्केट में डिमांड कब बढ़ेगी। मार्केट में डिमांड कब बढ़ेगी, जब लोगों के पास पैसे होंगे। ये भी चीज समझी, अगर लोगों के जेब में पैसे नहीं हैं तो लोग खरीदारी नहीं करेंगे, लोग डिमांड नहीं करेंगे। आपकी जब सैलरी आती है, घर में पैसे आते हैं, तो पिताजी क्या कहते हैं, चलो बेटा सैलरी आई है, शॉपिंग कराने ले चलूं आज अपने बच्चों को, होटल में खाना खा के आते हैं, सर्विस लेके आते हैं, या पार्लर जाके आते हैं ना, जब सैलरी आती है तब। जब पॉकेट में पैसा आता है तभी खर्चा होता है, ये भी चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर हमें लोगों के डिमांड को कम करना है तो लोगों के पॉकेट से पैसे को छीन लो। छीन लो मतलब ऐसे नहीं चोरी करके छीन लो, ठीक है, ये नहीं, छीन लो मतलब सक कर लो। इकोनॉमी में से जो लिक्विडिटी है, जो तरलता है, उसको सक कर लो तो लोगों की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और लोगों की जब मांग कम होगी तो इन्फ्लेशन जो है, मुद्रास्फीति जो है, वो आपकी कंट्रोल हो जाएगी। लोगों के हाथ में पैसे दे दो मतलब तरलता बढ़ा दो, लिक्विडिटी बढ़ा दो। लोगों के हाथ में जैसे पैसे आएगा डिमांड बढ़ जाएगा, और जैसे डिमांड बढ़ेगा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। क्लियर? तो जब हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, मौद्रिक नीति की बात करते हैं, तो इसमें हम पॉलिसी रेट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे CRR, SLR, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, सब आपको पढ़ाया जाता है। कुछ चीजें मैंने आपको पढ़ाई भी है। तो इन्हीं रेट को कंट्रोल करके, और कहीं ना कहीं ज्यादा, जब देखो जब बैंकों पे ज्यादा इंटरेस्ट लगाएगा RBI, सेंट्रल बैंक, तो जो बैंक है वो अपने कस्टमर से भी ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। अब आप सोचो, आप अपने बैंक में टहलते हुए गए और आपने कहा मुझे लोन लेना है, बैंक ने कहा 50% इंटरेस्ट के साथ ही हम आपको लोन दे पाएंगे, तो लोगे लोन? नहीं भाई रहने दो, हम डिमांड ही नहीं करेंगे। अगर हम कार खरीदने जा रहे थे तो 2-3 साल बाद गाड़ी खरीदेंगे, आज नहीं खरीदेंगे। घर खरीदने जाते तो 2-3 साल रुक सकते हैं, लेकिन 50% इंटरेस्ट हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ इस केस में, आपके जेब में पैसे नहीं डाले गए, तो आपने अपनी डिमांड को कह दिया कि अभी रुक जाओ, बाद में गाड़ी आएगी, बंगला खरीदा जाएगा, बाद की बात है ये। आपने अपना डिमांड को खत्म कर दिया। अब यहीं पे अगर बैंक पे जो इंटरेस्ट लग रहा है, RBI द्वारा लगाया जा रहा है, उसको कम कर दिया जाए और बैंकों से कहा जाए आप लोग अपने कस्टमर को कम इंटरेस्ट पे लोन दोगे, तो कस्टमर जाएगा, पूछेगा कि भाई मुझे गाड़ी खरीदनी है, लोन लेना है, कितना इंटरेस्ट ले रहे हो? बैंक कहेगा खाली 1%। तो बड़ा अच्छा यार, चलो बैंक से उधारी ले आते हैं।
एक ही परसेंट तो है, दे दिया जाएगा। तो सब लोग लोन लेने पहुंच जाएंगे क्योंकि खाली 1% चार्ज हो रहा है। तो जैसे ही लोग लोन लेंगे, लोगों के जेब में क्या आएगा? पैसा आएगा, तरलता आएगी, लिक्विडिटी आएगी। जैसे ही तरलता आई, मनी आया, लोग क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। समझ में आ रहा है? और जब लोग डिमांड करेंगे तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, क्योंकि जब भी डिमांड बढ़ेगा ना तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। और अगर लोगों के जेब से पैसे को छीन लिया जाए, उनके छीन नहीं लिया जाए मतलब फ्लो ही नहीं होने दिया जाए, या फिर टाइट पॉलिसी अपना ली जाए, तो लोगों के जेब में जब पैसे नहीं होंगे तो डिमांड बहुत कम करेंगे, और डिमांड घटाने से क्या होगी? मुद्रास्फीति कम होगी। समझ में आया? अगर आ गया तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो यस मैम आ गया। ठीक है, चलो। तो यहां पर अब मुझे उत्तर बताओ कि मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो ही ऑप्शन बचे। मुद्रा प्रसार कम होने से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। ठीक है, हम बता रहे मनी सर्कुलेशन को हमने कम किया है, लिक्विडिटी को हमने कम किया है। तो जब लिक्विडिटी को हम कम करेंगे, मनी सर्कुलेशन को कम करेंगे, लोगों के जेब में पैसा कम होगा तो लोग डिमांड भी कम करेंगे। लोग डिमांड कम करेंगे तो मुद्रास्फीति क्या होगी? आपकी कंट्रोल होगी। तो यहां पर थर्ड जो है वो सही उत्तर है। मुद्रा प्रसार बढ़ाने से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अरे जब मनी सर्कुलेशन हम बढ़ा देंगे, लोगों के जेब में पैसे डाल देंगे, तो क्या होगा? लोग डिमांड करेंगे, और जैसे ही डिमांड सप्लाई से ज्यादा बढ़ेगी, महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, ना कि कम होगी। यहां पे लिखा है ना नियंत्रित करने की, नहीं, गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर थर्ड हो गया। समझ में आया क्लास? अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहां देखिए, मुद्रा प्रसार कम होने से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। ठीक है, जैसे ही हम क्या करेंगे? मुद्रा प्रसार कम करेंगे, लोगों के जेब में कम पैसे होंगे, डिमांड कम होंगे, मुद्रास्फीति घटेगी, नियंत्रित रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, यूपीएससी का प्रश्न है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए क्लास, मैं आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट प्रश्न करा दे रही हूं। अगर कभी भी मुद्रास्फीति से रिलेटेड प्रश्न आरओ एआरओ में यूपीपीसी से पूछेगा तो इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछेगा जो मैं आपको बता रही हूं। कॉन्सेप्ट बस समझिए, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए, उत्तर फिर आप लोग कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, प्रश्न को उत्तर दे लेंगे आराम से। अब देखिए, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन की हमने बात की है। हमने किसकी बात की है? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की। ठीक है, कैन बी कॉस्ट इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन किससे बढ़ सकता है? तो बताइए, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज से, विस्तारित नीतियों से, फिजिकल स्टिमुलस से, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस से, हाई परचेजिंग पावर से, राइजिंग इंटरेस्ट रेट से। बताइए, मैं हट जाऊं स्लाइड से? दिख रहा है आप लोगों को क्लियरली? यहां पर विस्तारित नीतियां लिखी हैं, यहां पर राजकोषीय प्रोत्साहन लिखा है, यहां पर मुद्रास्फीति सूचकांक मजदूरी लिखी है, उच्च क्रय शक्ति लिखी है, बढ़ती ब्याज दर की बात की गई है। अभी मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के क्या बताया है कि अगर इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? बताओ। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए तो लोग जो है वो हिचकिचाएंगे बैंक के पास पैसे लेने से, उधार लेने से, लोन लेने से। तो लोगों के जेब में जब भी पैसे नहीं होंगे तो लोग डिमांड नहीं करेंगे। लोग डिमांड नहीं करेंगे तो मतलब वहां पर डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं होगा। ये चीज क्लियर है ना? फिर बता रही हूं, बैंक से आप कहां से, देखो कभी भी लोन लेना रहता है तो सुना होगा कि 2-3 बैंक में पता किया जाता है, अच्छा बताइए आप हाउसिंग लोन कितने इंटरेस्ट पे देंगे, आप कितने पे देंगे, आप कितने पे देंगे। तो जहां पर लगता है कि सबसे कम इंटरेस्ट पे मिल रहा है वहीं से आप लोन लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि कम पैसे वापस करना पड़ेगा, हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो उसी तरीके से जब भी इंटरेस्ट रेट कम होगा, ठीक है, कम होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? लोग बैंक से पैसे लेंगे, लोगों के जेब में पैसे आएंगे, लोग डिमांड करेंगे और डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, यहां पर मांग
प्रेरित मुद्रास्फीति बढ़ेगी, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन यहां पर क्या दिया गया है, बढ़ती ब्याज दर के बारे में दिया गया है। तो भाई इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा तो लोग पैसे लेने नहीं जाएंगे, लोग कहेंगे छोड़ो, गाड़ी मकान 2-3 साल बाद खरीद लेते हैं, अभी बहुत महंगाई है, अभी खर्चा घर का नहीं चल रहा है, बैंक से क्या लोन ले, तो रहने दो, अभी रहने दो, बाद में 1-2 साल बाद घर भी लेंगे, मकान भी लेंगे, ठीक है। घर, मकान और गाड़ी, ठीक है, दोनों एक ही होता है, मकान और घर। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो फिफ्थ तो आपका होना ही नहीं चाहिए। तो देखिए फिफ्थ कहां कहां दिया गया है, पांचवा यहां भी दिया गया है, यहां भी दिया गया है, यहां भी दिया है। तो इसको भी कैंसिल कर दो, इसको भी कैंसिल कर दो, इसको भी कैंसिल कर दो। आंसर आपका 1, 2, 4 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। हाई परचेजिंग पावर क्या दिया गया है, मुद्रा, यहां पर देखिए, यहां पर हाई परचेजिंग पावर, उच्च क्रय शक्ति। देखो आंसर तो आप इसी से निकाल सकते थे, अगर ये देख लिए होते बढ़ती ब्याज दर, तो आराम से आप इस आंसर को टिक लगा सकते थे। लेकिन थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। हाई परचेजिंग पावर, जब मनी की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, मैंने आपको बाबा जी के बारे में बताया था ना, मेरे बाबा जी 1 रुपए में पूरे साल का खर्चा निकाल देते थे, और आज मैं 1 रुपए में एक टॉफी भी नहीं खरीद पाती। कल दुकान में गई, एक्लेयर्स खाने का मन कर रहा था, तो 1 रुपए दिया, उसने कहा मैडम 2 रुपए की एक्लेयर्स है, तो मैंने कहा दे दो कैबरी एक्लेयर्स 2 रुपए की। तो वो 1 रुपए में पूरे साल का खर्चा निकाल लेते थे, मैं 1 रुपए में टॉफी नहीं खरीद पा रही। लेकिन अब क्या हो जाएगा, अगर मैं इसी 1 रुपए की वैल्यू को बढ़ा दूं, परचेजिंग पावर बढ़ा दूं, ठीक है, हायर परचेजिंग पावर कर दूं, उच्च क्रय शक्ति कर दूं, तो आज मैं कह दूं कि 1 रुपए की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ गई है। तो मेरे बाबा जी तो 1 रुपए में 1 साल का खर्चा निकालते थे, मैं तो 1 रुपए में 2 साल का खर्चा निकाल लूंगी। तो भाई जब 1 रुपए की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी ना, सोचो, डिमांड बढ़ जाएगी ना, क्योंकि तुमको पता है इस 1 रुपए की बहुत वैल्यू है, तो डिमांड करो, आराम से डिमांड करो। समझ में आया? तब भी आप क्या करोगे, ज्यादा डिमांड करोगे। ऐसे ही जब हम बात करते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी और फिजिकल स्टिमुलस की, ध्यान दीजिएगा, तो इससे भी क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। एक्सपेंशन हम कर रहे हैं, हम लिक्विडिटी बढ़ा रहे हैं, तरलता बढ़ा रहे हैं, लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, लोग डिमांड करते जाएंगे। बस यही चीज है मुद्रास्फीति में। तो यहां पर आपका सही उत्तर 1, 2, 4 होगा। क्लियर हो गया होगा? कहीं पर भी डाउट होगा तो आप मुझे बताइएगा। फिजिकल स्टिमुलस मैंने आपको इसलिए नहीं बताया है क्योंकि जब हम फिजिकल पॉलिसी पढ़ेंगे तो वहां पर उसको कोरिलेट कर लेंगे, जब उससे रिलेटेड प्रश्न आपको दिखेगा। बस ये याद रखिएगा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल पॉलिसी, ठीक है, तो हम किस पर फोकस करते हैं, गवर्नमेंट पे फोकस करते हैं। और गवर्नमेंट देखो टैक्स बढ़ा दे, टैक्स कम कर दे। अब देखो क्या होता है, जो टैक्स स्लैब डिसाइड किए जाते हैं सैलरी में, गवर्नमेंट कहते हैं कि हम किसी से भी कोई टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है, आपकी सैलरी 1 करोड़ भी हो तब भी हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो क्या होगा, लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा, लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी। समझ में आया? गवर्नमेंट कह दे, अब देखो लगता है ना कि अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदोगे तो इतना जीएसटी देना पड़ेगा, इसमें इतना जीएसटी देना पड़ेगा, तो अगर सब में से हटा दिया जाए तो लोग और खरीदेंगे क्योंकि सामान सस्ते हो जाएंगे और पैसे हैं तो खरीदेंगे। तो इस तरीके से फिजिकल पॉलिसी में उसको डिस्कस कर लेंगे। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। चलो क्लास, आशा करती हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं, सल्तनत काल में दीवाने बंदगान निम्नलिखित में से किस विभाग से संबंधित था? दान विभाग से, दास विभाग से, पेंशन विभाग से या फिर गुप्तचर विभाग से? मेरे भी मॉक टेस्ट में क्या होता है, एक समय रहता है पूरा दिमाग ज्योग्राफी में घुसा रहता है अभी स्टार्टिंग में, ठीक है, फिर उसके बाद अचानक से एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, फिर अभी हम लोग इकोनॉमी डिस्कस करने लगे, और अब क्या डिस्कस करें, फिर से हिस्ट्री पे आ गए। लेकिन जरूरी है ना, यही चीज आपको किस चीज के लिए तैयार करेगा, अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में भी तो यही चीज होती है ना, तो इसीलिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। अब देखो यहां पर दीवाने बंदगान की बात की गई है, और मैं जानती हूं मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से ज्यादातर स्टूडेंट को इसका आंसर पता होगा। तो दीवाने बंदगान की जब हम बात करते हैं तो वो किससे रिलेटेड है, स्लेव डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने इस विभाग को बनाया था जो कि दास विभाग से रिलेटेड था। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। मैं स्लाइड से हट गई हूं,
आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रही होगी, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप लोगों की कमेंट पढ़ के मैं डर गई, मैम स्लाइड से तो हट जाया करिए, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं। बताओ, तो आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, वजीर की बात करेंगे तो राजस्व विभाग का प्रमुख। ठीक है, मजुमदार की बात करेंगे तो उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाला। फिर उसके बाद खजीन की बात करेंगे तो कोषा अध्यक्ष हो गया। दीवाने खैरात की बात करेंगे तो दान विभाग हो गया। सद्र उस सुदूर की बात करेंगे तो धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख हो गया। मुशरिफ ए मुमालिक की बात करेंगे तो ये महालेखाकार होते थे। ठीक है, आरिज ए मुमालिक की बात करेंगे तो ये आपके सैन्य विभाग के प्रमुख होते थे, इनको हम लोग दीवाने अर्ज भी कहते थे। काजी उल कजात की बात करेंगे तो ये सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। बरीद ए मुबालिक की बात करेंगे तो ये गुप्तचर हुआ करते थे। ठीक है, वकील दर की बात करेंगे तो ये जो सुल्तान को व्यक्तिगत सेवा दिया करता था उसको कहते थे, देखभाल करता था जो। दीवाने इस्तहक की बात करेंगे तो ये पेंशन विभाग हो गया। तो अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे इंक हटा देती हूं ताकि आप लोग आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है क्लास, प्रश्न यहां से भी बनता है तो पढ़ लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब ये वाला प्रश्न जो है वो मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको कि आधुनिक भारत में दिक्कत होती है। तो देखो ध्यान से प्रश्न को, निम्न का सही क्रम बनाइए। मॉन्टेग्यू घोषणा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तृतीय गोलमेज सम्मेलन और बारदौली सत्याग्रह। इसको आपको अरेंज करना है। ठीक है, चल डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। इधर ध्यान देना, कई बार रिवीजन कराऊंगी तो हो सकता है आने वाले टेस्ट में लगे अरे मैम आप तो एक ही बात कितनी बार रिपीट करती हैं। लेकिन आप लोगों से बोला है कि एग्जाम तक आप लोगों को काफी चीज पढ़ा दूंगी, याद करा दूंगी, तो इसलिए मुझे चीजों को बार बार रिपीट करना पड़ेगा। जैसे लगे कि अब चीजें याद हो गई है, फिर से सुनने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो की स्पीड 1.5 से 2 कर देना, लेकिन तेजी से भी सुन लेना एक बार। हो सकता है एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट बता दो। तो एक बार डिस्कस करते हैं। 1905 की बात मैं आपसे करती हूं। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। इसके पहले चलते हैं थोड़ा सा और ना, 1885 से बात करते हैं। 1885 में क्या हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था, आईएनसी का। गोकुल दास तेजपाल यूनिवर्सिटी बॉम्बे, पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था वो पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में प्लेग फैलने के कारण क्या हुआ, इसका जो पहला सेशन हुआ वो 1885 में कहां पर हो गया? बॉम्बे में हो गया। पुणे में प्लेग फैला था उस समय। ठीक है, 1905 में अगर हम जाएंगे तो लॉर्ड कर्जन था, याद होगा आप लोगों को। कौन है इधर? कर्जन है। इधर कौन है? किसके समय में आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ है? डफर के समय में, डफरिन के समय में। किसने प्रिसाइड किया था? डब्ल्यूसी बनर्जी ने, वोमेश चंद बनर्जी ने। ठीक है, कहां पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई, याद रखिएगा। 1905 में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ, लॉर्ड कर्जन था। आगे बढ़ते हैं। 1907 में क्या होता है? सूरत स्प्लिट होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो जाती है। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, तो आपको पता है बंगाल के विभाजन के विरोध में लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया, पूरी तरीके से विरोध किया, लेकिन तब भी जो अंग्रेज थे उन्होंने नहीं सुना। तो अब कहीं ना कहीं जो गर्म दल के नेता थे, लाल बाल पाल, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, इन लोगों को एक चीज समझ में आ गया था एक्सट्रीमिस्ट लीडर को कि शांत रहने से और प्रे पेटिशन परसुएशन से इन लोगों को, ब्रिटिशर्स को कोई मतलब नहीं है, वो वही करेंगे जो वो चाहते हैं। तो अब हमें जो अपनी पॉलिसी है उसको थोड़ा सा एग्रेसिव करना पड़ेगा, थोड़ा गर्म करना पड़ेगा। तो एक तरफ आपकी नरम दल थी जिसमें कि पुराने लीडर्स आपके थे, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए,
दादा भाई नरोजी हो गए, ये लोग आपके नरम दल के हो गए, ठीक है। और दूसरी तरफ आपके कौन थे, गरम दल के नेता, जो कि लाल बाल पाल थे। अब गरम दल के नेता चाहते थे कि हमारा कोई लीडर लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों में से कोई भी एक लीडर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड करे। ये डिमांड अब कर रहे थे गरम दल के नेता 1905 के बाद, लेकिन उनकी डिमांड नहीं सुनी जा रही थी। 1906 में क्या कर दिया गया, दादा भाई नरोजी से प्रिसाइड कराया गया। और दादा भाई नरोजी तो ग्रैंड ओल्ड मैन थे, तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर और मॉडरेट लीडर, गरम दल के और नरम दल के दोनों के नेता जो लोग थे, वो लोग दादा भाई नरोजी का बहुत सम्मान करते थे, तो किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन 1907 में जब सूरत में क्या किया गया, सूरत में सेशन को रख दिया गया और फिर किसी भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर को प्रिसाइड करने का अवसर नहीं मिला, तो गरम दल के नेता अब गुस्सा गए थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जब आपकी फॉर्म हुई थी, तो उसमें एक क्लॉज था कि जिस प्रोविंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होगा, उस प्रोविंस का लीडर उसे प्रिसाइड नहीं करेगा। तो अब 1907 का जो सेशन था वो सूरत में हो रहा था, और सूरत जो थी वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की पार्ट थी, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी से बाल गंगाधर तिलक बिलोंग करते थे, तो ऑटोमेटिकली ही बाल गंगाधर तिलक का नाम कट गया। अब बचे थे लाला लाजपत राय, लेकिन इन लोग ने लाला लाजपत राय को भी मौका नहीं दिया, तो इस वजह से एक बहुत बड़ी फूट पड़ गई। और 1907 में जब सेशन चल रहा था, तो अंडे फेंके गए, चप्पल फेंके गए, ठीक है। और जो गरम दल और नरम दल के लीडर्स थे, उनमें एक स्प्लिट हो गया, टकराव हो गया, तो अब बट गई इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1909 की बात करें तो यहां पर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आता है। अच्छा, यहां पर 1906 में भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी थी। क्या हुआ था, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन। मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन 1906 में, ठीक है। ढाका सलीमुल्लाह खान, याद रखिएगा, ये आगा खान भी इसमें थे, ठीक है। तो 1906 का समय है ये। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया, जिसमें कि क्या बोला गया, पृथक निर्वाचन की बात की गई, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई। किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। तो परीक्षा में कभी भी आपसे पूछे कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की नींव जो थी वो कहां, किस एक्ट के थ्रू रख दी गई थी, तो 1909 में रख दी गई थी, जिसमें कि पृथक निर्वाचन की बात की गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, आप लोगों को दिक्कत होती है तो ध्यान से सुन लीजिएगा 2 मिनट में क्लास, कि देखो सेपरेट इलेक्टोरेट में जो भी प्रोविंस होता है, ठीक है, अगर ये मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस है, तो यहां पर आपके मुस्लिम लीडर खड़े रहेंगे और इन मुस्लिम लीडर्स को खाली वहां की मुस्लिम पॉपुलेशन वोट करेगी। ये होता है पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब जहां पर भी इलेक्शन कराया जा रहा है, वहां पर मुस्लिम लीडर्स खड़े रहेंगे और उन मुस्लिम लीडर्स को खाली मुस्लिम जो जनता है, पॉपुलेशन है, वो वोट करेगी। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर दी गई। अब 1911 के समय में अगर हम देखेंगे तो दिल्ली दरबार हुआ था, ठीक है, दिल्ली दरबार हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय, और लॉर्ड हार्डिंग के जो आपका वो चल रहा था, उस पर बम भी फेंक दिया गया था रास बिहारी बोस द्वारा। अच्छा, 2 नाम आते हैं, रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष। तो याद रखिएगा, जो रास बिहारी घोष हैं वो आपके मॉडरेट लीडर हैं, नरम दल के नेता हैं। रास बिहारी बोस जो हैं वो आपके रिवॉल्यूशनरी हैं, क्रांतिकारी हैं, बम फेंक दिए हैं ना, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे तो 1919 में ध्यान दीजिएगा, यहां पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है ना, ठीक है, जिसको कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1917, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आपका उस समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म यहां पे घोषणा दी गई है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बाद 1919 के बाद हम देखेंगे जलियांवाला बाग कांड होता है, ठीक है। 13 अप्रैल को 1919 को जलियांवाला बाग कांड होता है, जब डायर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा देता है, ठीक है।
वो बैसाखी का दिन होता है, गैदरिंग होती है, इनके जो मेन लीडर होते हैं सैफुद्दीन किचलू, जो किचलू ब्रदर्स होते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो कुछ लोग उससे भी रिलेटेड वहां खड़े हुए थे, कुछ लोग बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए वहां पर गैदर हुए थे। और उसी समय डायर ने जलियांवाले बाग में क्या किया था, गोलियां बरसा दी थी और बहुत लोग मर गए थे। तो 1919, ठीक है। और रॉलेट एक्ट जो है वो भी 1919 में ही आया है, जिसको कि क्या बोला जाता है, काला कानून बोला जाता है। बिना वकील बिना दलील वाला कानून बोला जाता है। जिसको भी मन करे उसको अरेस्ट करो, कॉलर पकड़ो और जेल में डाल दो, वो सफाई नहीं दे सकता है, याद रखिएगा। तो यहां पर मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद जलियांवाला बाग कांड होता है, ठीक है, अप्रैल 1919 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे तो ये तो 1932 के समय की बात है ना, जब साइमन कमीशन अभी आएगा। साइमन कमीशन किस लिए आया था, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था उसमें बोला गया था कि 10 साल बाद एक कमीशन आएगा जो कि 1919 की जो भी आपके एक्ट थे उससे क्या इंप्रूवमेंट हुआ है उसको क्या करने के लिए, चेक करने के लिए, हम कह सकते हैं रिव्यू करने के लिए। तो 10 साल के पहले ही 1927 में साइमन कमीशन का गठन कर दिया जाता है। वैसे तो देखिए 1919 से 1929 जाना चाहिए था, लेकिन उसके पहले ही आपका 1927 में ही साइमन कमीशन की बात अपॉइंट कर दी जाती है। क्लियर है। और उस साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय शामिल नहीं रहते हैं, जिसके वजह से जो भारतीय रहते हैं वो उसका विरोध करते हैं कि आपने 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में कहा कि हम इंडियन पार्टिसिपेशन को बढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपने साइमन कमीशन बिठाया उसमें किसी भी इंडियन को नहीं रखा। तो ये तो आप अपनी बात से मुकर रहे हैं ना, आप इतने 1919 के एक्ट से मुकर रहे हैं जहां पर आप बार बार कह रहे थे कि इंडियन रिप्रेजेंटेशन हम बढ़ाएंगे, इंडियन रिप्रेजेंटेशन हम बढ़ाएंगे, भारत का प्रतिनिधित्व हम बढ़ाएंगे, और आप अब इतने बड़े साइमन कमीशन बैठा रहे हैं उसमें एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किए हैं, जिसकी वजह से हर जगह गो बैक साइमन का नारा लगा, ठीक है, लोगों ने बहुत विरोध किया उसका। फिर उसी समय आपको पता है नेहरू रिपोर्ट भी बनकर तैयार होती है और 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन भी होता है, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पर झंडा फैलाकर क्या कहते हैं, आज से हमारी जो डिमांड है वो पूर्ण स्वराज की है, हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। तो ये 1929 का समय हो गया और 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। आगे चलकर 26 जनवरी को हमने रिपब्लिक डे के रूप में अपनाया। फिर 1930 में आपका सॉल्ट मार्च स्टार्ट हुआ ना, और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ, और भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। अगर हम देखेंगे इंग्लैंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई फर्स्ट, जिसमें कि आईएनसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो बोला गया इंडियन नेशनल कांग्रेस जो लार्जेस्ट पार्टी है उसको बुलाने को, ताकि हम साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर, जिसको कि व्हाइट रिपोर्ट भी कहते हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन कर सकें। तो यहां पर तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो एक पैक्ट साइन कराया गया गांधी और इरविन के बीच में, जिसको कि गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। और उसके बाद महात्मा गांधी कहां गए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने सेकेंड। और फिर वो जब वहां से लौटे तो यहां पर उन्होंने आमरण अनशन किया, और बाद में अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ 1932 में, और पूना पैक्ट साइन हो गया। और 1932 में ही आपका थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दोबारा पार्टिसिपेट नहीं किया। पूछा जाता है किस लीडर ने तीनों राउंड के टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, तीनों गोलमेज सम्मेलन में, तो बी.आर. अंबेडकर ने। तो यहां पर ये तो 1932 की बात है। बारदौली सत्याग्रह की बात करेंगे तो ये 1928 की बात है। बारदौली सत्याग्रह को प्रिसाइड किसने किया था बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और प्रश्न में पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किनके द्वारा दी गई थी, तो जो बारदौली की महिला थी महिलाओं ने इनको वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो अब आपको उत्तर पता चल गया होगा कि यहां पर सबसे पहले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, फिर जलियांवाला बाग, फिर बारदौली, और उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो 1 2 4 3, ठीक है क्लास, सही है ना, सोए तो नहीं, गुड मॉर्निंग। ये जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया, कुछ चीजें दिमाग में घुसी, बहुत से स्टूडेंट्स को आता भी रहा होगा, तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को थोड़ा सा
बढ़ा लिया करिए। जिन्होंने अभी तक आधुनिक भारत नहीं पढ़ा है वो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना करिए। मैं आपको टाइमलाइन के थ्रू बताऊंगी ना तो आपको पूरी पिक्चर याद हो जाएगी आराम से, लेकिन आपको थोड़ा समय मैम को देना पड़ेगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो यहां पर आपका सही उत्तर डी हो गया। देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, अगर हम देखें घोषणा की बात की गई थी जो मैंने आपको बताया था। डिक्लेरेशन 1917 में हुआ है, रिफॉर्म मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट वो 1919 में, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। डिक्लेरेशन कर दिया गया था 1917 में। जैसे साइमन कमीशन की डिक्लेरेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये 1927 में डिक्लेरेशन हो गया था, और साइमन कमीशन अगर रिपोर्ट की बात करते हैं तो नेहरू रिपोर्ट के बाद ये रिपोर्ट सबमिट हुई थी। ठीक है, चलो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 और 1928 में बारदौली सत्याग्रह। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अच्छा, यहां पर देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाल गंगाधर तिलक द्वारा मॉन्टफोर्ट सुधारों को, ठीक है, अयोग और निराशाजनक एवं धूप रहित सुबह कहा गया है। ये पूछा जाता है, धूप रहित सुबह, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने किसको कहा था? तो मॉन्टफोर्ट सुधारों को, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद लिखा है एनी बेसेंट ने सुधारों को इंग्लैंड के प्रस्ताव के योग्य और भारत को स्वीकार करने के लिए अयोग्य पाया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में जो वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता सरकारी प्रस्तावों को स्वीकार करने के पक्ष में थे, ठीक है। जो थोड़े से आपके ओल्ड एज के थे तो उनको आपको पता है वो लोग नरम दल से बिलोंग करते थे, तो वो बस एक तरीके का चेंज चाहते थे। लेकिन अब बाद में हम देखते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर होते हैं वो क्या कहते हैं, वो स्वराज की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं। उनकी जो पॉलिसीज रहती है वो थोड़ा सा प्रोटेस्ट वाली रहती है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। अब चल, किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला कहकर मजाक उड़ाया था? तो ये वही थे जिन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस है वो खाली माइनॉरिटी पीपल को रिप्रेजेंट कर रही है। किसने कहा था? ये कहकर किसने मजाक उड़ाया था? तो ये भाई साहब वही थे जिनके समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था, ठीक है। तो कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे, याद रखिएगा। सही उत्तर क्या हो गया? लॉर्ड डफरिन हो गया। हमने आपसे डिस्कस किया भी है। सी आपका सही उत्तर है, देख लीजिए। लॉर्ड डफरिन 1884 में लॉर्ड रिपन के पश्चात भारत का वॉइसरॉय बनकर आया, तथा ये कब तक भारत का वॉइसरॉय बना रहा? 1888 तक, ठीक है। तृतीय आंग्ला बर्मा युद्ध इसी के समय में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है। थर्ड एंग्लो बर्मा युद्ध किसके समय में हुआ था? डफरिन के समय में हुआ था। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 का समय, मुंबई में एओ ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसी का उपहास करते हुए डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। तो ये डफरिन द्वारा बोला गया था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। उद्योग दिया है और कारखाना दिया है कि पहला कारखाना कहां लगा था? तो सूती वस्त्र, कागज, लौह इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, श्रीरामपुर, पोर्ट क्लस्टर, रांची, कुल्टी। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा यहां पर? अगर हम देखें सूती वस्त्र, सबसे पहले सूती वस्त्र का कहां लगा था उद्योग? पोर्ट क्लस्टर में, कोलकाता में, ठीक है। तो एक सेकेंड यहां है। फिर उसके बाद कागज की अगर हम बात करेंगे तो कागज का श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल, बी का फर्स्ट। लौह इस्पात की हम बात करेंगे तो कुल्टी, पश्चिम बंगाल, और डी का थर्ड। भारी, उसकी बात करेंगे भारी इंजीनियरिंग की तो रांची हो जाएगा। बी आपका सही उत्तर होगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा क्लास, एक बार इसको हम लोग देख भी लेते हैं। बी आपका सही उत्तर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करेंगे सूती वस्त्र की तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1818 में। कहां पर? फोर्ट क्लस्टर में। कागज की बात करेंगे तो 1812 में। कहां पर? श्रीरामपुर में, ठीक है। सीमेंट की बात करेंगे तो 1904 में। ईयर इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ईयर इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। 1904 में चेन्नई में।
लॉ इस्पात 1874 कुल्टी पश्चिम बंगाल। जूट 1855 रिसरा पश्चिम बंगाल। एल्यूमिनियम 1937 जेके नगर। और भारतीय इंजीनियरिंग 1958 रांची। तो क्लास इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार इंक हटा देती हूं, ध्यान से ले लीजिए, ये भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आरओ परीक्षा या फिर यूपी पीसीएस परीक्षा में ही एक बार दिया गया था, सुमेलित करने को नहीं दिया गया था, बोला गया था कि सही क्रम में बताइए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोला गया था। और आपको दिया गया था जूट की इंडस्ट्री, लौह इस्पात की बात की गई थी, सूती वस्त्र की बात की गई थी और शायद कागज की बात की गई थी, कुछ ऐसे ही प्रश्न था और बोला था इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए। तो आप कब अरेंज कर पाएंगे, जब आपको स्थापना वर्ष पता होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण है, ध्यान से नोट कर लीजिए, साथ ही साथ स्थान भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित टिप्पणी का संबंध किस पठार से है, ठीक है। इस पठार का निर्माण यूकन तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है, ठीक है, अतः इसे यूकन का पठार भी कहा जाता है। कनाडा की ओर इसकी ऊंचाई लगभग 900 मीटर है। चलो यूकन पठार के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो कोलोराडो दिया है, मंगोलिया दिया, अलास्का दिया है और अबिसिनिया का पठार दिया है। तो अगर थोड़ा सा भी आपको पता होगा तो यहां पर आप उत्तर आराम से लगा सकते हो। क्या बोला गया, कनाडा की तरफ, ठीक है, और इसे यूकन का पठार कहते हैं। इस पठार का निर्माण यूकन तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। तो ये कहां पर है, ये कौन सा पठार है, ये अलास्का का पठार है। सी आपका सही उत्तर है यहां पर क्लास। चलिए अगला देखते हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी का प्रश्न है। अम्ल वर्षा, प्रकाश, रासायनिक धुंध, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन, ठीक है, ये तीन है ना, इसको ये डी कहां पर है। अच्छा क्लास ध्यान दीजिएगा एक बार, यहां पर पहला आपको अम्ल वर्षा दिया है, प्रकाश, रासायनिक धुंध दिया है, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन दिया है और जो डी है वो है ओजोन परत का क्षरण, दिख गया। तो ध्यान दीजिए, एसिड रेन, यहां पर फोटोकेमिकल स्मॉग की बात की गई है, फिर कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन की बात की गई है, ओजोन लेयर डिग्रेडेशन की बात की गई है। तो बताइए, एक चीज याद रखिएगा, अभी पीसीएस का जो पेपर हुआ था उसमें अम्ल वर्षा से रिलेटेड दिया गया था, ठीक है, और शायद उसमें आपको दिया गया था गैसेस के बारे में। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को कई बार बताया था, जब भी हम एसिड रेन की बात करेंगे क्लास, तो हमेशा याद रखिएगा यहां पर सॉक्स और नॉक्स रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों, क्योंकि एसिड रेन में एसिड प्रेजेंट होता है, मतलब HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, यही तो होता है। जब नॉक्स और सॉक्स आपका, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जाता है और जब रेनफॉल होने वाली रहती है, जो प्रेसिपिटेशन होता है, रेन की जो बूंदें होती हैं वो एसिडिक हो जाती हैं, किसके कारण, HNO3 और H2SO4 के कारण, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो खाली दो ही विलेन होते हैं यहां पर, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनके वजह से एसिड रेन होता है। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, कहिएगा नहीं मैं बेवकूफ नहीं बनने वाला हूं या बनने वाली हूं। यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, सॉक्स और नॉक्स की ही बात होगी एसिड रेन के लिए, और ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट में आपका प्रश्न भी दिया था वहां पर, ठीक है। तो याद रखिएगा, खाली सॉक्स और नॉक्स रिस्पॉन्सिबल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कोई भी नहीं, बस सॉक्स नॉक्स। तो सल्फ्यूरिक एसिड और आपका नाइट्रिक एसिड प्रेसिपिटेट करता है रेनफॉल के फॉर्म में, तो एसिडिक होता है। तो यहां देख लेते हैं कहां दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड ना, ये दिया है सल्फर डाइऑक्साइड। स्क्रीन के सामने से हट जाओ, नहीं तो स्टूडेंट्स कहेंगे मैम स्क्रीन पे खड़ी थी। तो ए का क्या हो गया, थर्ड हो गया, ए का थर्ड दो जगह दिया गया है, कोई बात नहीं, हम दूसरा देखते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग और हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन और ओजोन परत का क्षरण। तो हमने ओजोन लेयर डिग्रेडेशन की जब बात की थी तो मैंने आपको यहाँ पे दो प्रोटोकॉल बताए थे, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही जो अमेंडमेंट हुआ था जिसको कि हम किगाली अमेंडमेंट कहते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात की गई थी ना, CFC की, तो देखो यहां पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिया गया है, तो डी का फर्स्ट हो जाएगा, डी का फर्स्ट यहां दिया गया है, वेरी गुड।
और कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है। जब ये ब्लड के साथ कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन के साथ, तो जो हीमोग्लोबिन की जो मेन प्रॉपर्टी है टू कैरी द ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, उसकी ये कैपेबिलिटी घट जाती है। इसी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हानिकारक होता है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, सी का सेकंड। तो उत्तर बी हो जाएगा। क्लियर है ना क्लास? चलो, अच्छा प्रश्न था, आसान प्रश्न था, बी आपका सही उत्तर है। क्रोमाइट उत्पादक क्षेत्र जाजपुर, डेकनाल व क्योंझर किस राज्य का हिस्सा है? तो बताइए, जाजपुर, डेकनाल और क्योंझर, तो ये तो दिख रहा होगा, ये सब उड़ीसा में है। यहां से हमें क्रोमाइट मिलता है। नोट डाउन कर लीजिए, अगर नहीं पता था नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। ए आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित सुमेलन पर विचार कीजिए। अच्छा, विचार करना है हम लोगों को। देश का प्रथम सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह जो है वो एन्नोर बंदरगाह है। फर्स्ट लार्जेस्ट कंप्यूटराइज्ड एंड कॉर्पोरेट पोर्ट ऑफ द कंट्री इज एन्नोर, ठीक है। देश का सबसे गहरा जो बंदरगाह है वो विशाखापट्टनम है, ठीक है। देश का सबसे पुराना व कृत्रिम बंदरगाह जो है वो मुंबई है। तो ये याद रखिएगा, जो मुंबई है वो पुराना तो है लेकिन ये नेचुरल है, नेचुरल पोर्ट है, आर्टिफिशियल पोर्ट नहीं है। ये आपका गलत है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2। 1 और 2 आपका सही है, तीसरा आपका गलत है, याद रखिएगा। पोर्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। सी देखिए, आपका सही उत्तर है, यहां पर मैंने आपको बताया। तो देखिए, एन्नोर की बात हम करते हैं। ये देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह है जो एशियाई विकास बैंक की सहायता से विकसित किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा वहां पर, ठीक है, यहां नोट कर लीजिएगा। विशाखापट्टनम की अगर हम बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम जो है वो सबसे गहरा बंदरगाह है, ये याद रखिएगा। मुंबई वाले की हम बात करेंगे तो ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? तो बताइए, किसकी सबसे अधिक होती है? बर्फ की, अल्कोहल की, तारपीन का तेल की या फिर पानी की? तो स्पेसिफिक हीट जो है वो सबसे अधिक होती है पानी की। डी जो है वो आपका सही उत्तर है। जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को हम देख रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसा बताना नहीं है। अब यहां पे देखिए क्लास, ये वाला प्रश्न मैंने पहले डिस्कस कर लिया है आपसे, इकोनॉमी वाला था, तो इसको स्किप करते हैं। अगला देखते हैं। लाल रुधिर कर्णिकाओं की बात हम कर रहे हैं, हम आरबीसी की बात कर रहे हैं, के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, कुछ अपवादों को छोड़ते हुए आरबीसी में केंद्रक नहीं होते हैं। मेनली अगर हम देखें तो न्यूक्लियस आरबीसी में हमको नहीं मिलते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल में। तो बताइए, ये आपका सही है, ठीक है। इनकी जीवन अवधि जो है वो लगभग 120 दिन की होती है आरबीसी की, ये भी सही है। दे आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, ठीक है, ये इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ये भी सही है। इन्हें ल्यूकोसाइट कहते हैं, नहीं, ल्यूकोसाइट जो है वो डब्ल्यूबीसी को कहते हैं, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल को। और आपको पता होना चाहिए डब्ल्यूबीसी जो है हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और आरबीसी जो है वो क्या है, यहां पर हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करेंगे, हीमोग्लोबिन यही ब्लड को रेड कलर इंपार्ट करता है, आरबीसी का पार्ट है, और ये पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। तो यहां पर आपका गलत क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि जब हम ल्यूकोसाइट की बात करेंगे तो ये डब्ल्यूबीसी के कारण होता है, ठीक है। तो यहां पर डी आपका सही उत्तर है। अब देख लीजिए क्लास, क्या दिया गया है। लाल रुधिर कर्णिकाओं का को हम क्या कहते हैं? यहां पर हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट, ठीक है। और ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को, श्वेत रुधिर कर्णिकाओं को, ठीक है। मनुष्य में पाई जाने वाली लाल रुधिर कर्णिकाएं छोटी, चपटी, गोल तथा दोनों ओर से बीच में दबी हुई होती है। यहां पे देख लीजिए फिगर, ये देखिए कुछ इस तरीके से। आरबीसी इस तरीके से होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी कुछ इस तरीके से दिखती है।
तो ये कैसी है, गोल है, चपटी है बीच में से, तो वही चीज वहां पर लिखा गया है। किस कलर की है, रेड कलर की है, हीमोग्लोबिन की वजह से इनको रेड कलर मिलता है। इनमें केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक नहीं होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होते हैं इनमें। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में इनकी संख्या लगभग 45 से 50 लाख प्रति घन होती है, ठीक है। इनका जीवन काल अगर हम देखेंगे तो 120 दिन का होता है, जो कि ऑप्शन में दिया गया था, और इनका निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है, ये याद रख लीजिएगा। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें भ्रूणीय अवस्था की, ठीक है, तो इस समय इनका जो निर्माण होता है वो प्लीहा या यकृत में होता है, ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आरबीसी में पाए जाने वाला लौ युक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में भाग लेता है, ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है, और रेड कलर भी यही इंपार्ट करता है। एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। आरबीसी में जो रेड कलर होता है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो कलरलेस होती है, कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। ये आपका सर्कुलर शेप की है, अभी हमने देखा बीच में से दबी हुई डिस्क की तरह दिखती है। ये यूजुअली जो डब्ल्यूबीसी होती है वो राउंड शेप की होती है। न्यूक्लियस इसमें जो होता है वो एब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, डायग्राम में भी दिख रहा होगा आपको। ये इनका मेन पर्पस क्या है, ऑक्सीजन को, गैसेस को बॉडी में सर्कुलेट कराना ब्लड के माध्यम से, हीमोग्लोबिन के माध्यम से। इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टिंग द गैसेस मेनली ऑक्सीजन, याद रखिएगा। ये डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करती है। मैंने आपको बताया ना, बॉडी में इम्यूनिटी किसके वजह से होता है, डब्ल्यूबीसी की वजह से होता है, लड़ने की क्षमता, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर इनका लाइफ स्पैन 120 दिन का होता है, इनका 5 से 21 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी की अगर हम नहीं, यहां पे ये तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। आरबीसी का 120, इनका 5 से 21 दिन। फिर देखिए, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में मेनली फंक्शन करती है, ये हेल्प करती है। कार्डियोवास्कुलर और लिम्फेटिक सिस्टम दोनों में मदद करती है। कार्डियो मतलब कार्डियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं ना, ठीक है, हार्ट के, ठीक है। असल में ये चीज ना, इसलिए मैंने इसको 2 बार बोला, क्योंकि जब मेरी दीदी की बेटी छोटी थी ना, तो वो हमेशा कहती थी, मौसी उसके स्कूल में पढ़ाया जाता था हर्ट, ठीक है, और मैं उसको चिढ़ाने के लिए बार बार उसको हर्ट कहती थी, हार्ट को हर्ट कहती थी। तो कहती थी, यहां पर ध्यान दीजिए, हार्ट और हार्ट एक से होता है ना, कि मतलब चोट लग गई, तो वो बार बार खूब चिढ़ती थी, तो उसी पे याद आ गया थोड़ा सा, चलो वो छोड़ते हैं। यहां पर अगर हम देखें, अकाउंटेड फॉर 40 to 45% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ये 1% जो है वो आपके ब्लड होता है, इससे बना होता है, ठीक है। आपको पता है ना, जो ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा होता है, उसमें आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, हम प्लेटलेट्स की बात करते हैं, तो इन सब से मिलकर ब्लड बनता है। देयर इज ओनली अ सिंगल टाइप, और हम जब डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो 5 तरीके के डब्ल्यूबीसी होते हैं। क्लियर हो गया ना क्लास? जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने यहां पे डिस्कस कर लिए। चलो ये देख लो कैसे चिपटा है, डिश शेप का है, बीच में से दबा हुआ है, ये मेनली राउंड शेप का होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। कलरलेस होता है, रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहां पर क्या दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सोडियम 24 की बात की गई है, Na, कार्बन 14, आयोडीन 131। अब देखिए क्लास, आयोडीन की कमी से हमेशा घेंगा रोग होता है, जिसमें कि आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है वो स्वेल कर जाता है। तो थायराइड ग्रंथि का विकार ज्ञात करने के लिए आयोडीन का यूज करते हैं, 131 का एकदम सही है। कार्बन का प्रयोग हम लोग कैंसर के उपचार के लिए नहीं करते, कार्बन डेटिंग मतलब कौन सा सामान कितना पुराना है फॉसिल, उस सब के लिए करते हैं। सोडियम की बात करें तो परिसंचरण के लिए रक्त में जो थक्के जमते हैं उन्हें पता लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, एकदम सही है। डिटेक्शन ऑफ ब्लड क्लॉट्स इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, सही है। इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, गलत है। यहां पर आयोडीन टू फाइंड द थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर, तो आपका कौन कौन सा सही होगा, केवल 1 और 3, बी आपका सही है। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो एक बार देख लीजिए। सोडियम की बात हम करें तो मैंने आपको बताया ब्लड में थक्का जमा है कि नहीं, इसको डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। कार्बन 14 का कार्बन काल के निर्धारण में कितना पुराना है, ठीक है।
फास्फोरस 32 की हम बात करेंगे तो ये रुधिर की खराबी से उत्पन्न रोगों तथा ल्यूकीमिया के उपचार में प्रयोग होता है। ठीक है। फिर आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि के विकार को जानने के लिए, फेरस 59 रक्तता के रोग को ज्ञात करने के लिए, मतलब जो ब्लड की डेफिशिएंसी होती है, और कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार के लिए। ठीक है, कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार के लिए, आर्सेनिक 14 त्वचा संबंधी रोगों के लिए। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाऊं स्लाइड से। आज मैं देख भी रही हूं स्क्रीन पे कि कहीं मैं स्लाइड पे ऐसे खड़ी तो नहीं हो जा रही हूं, क्योंकि आप लोग कह रहे थे तो मुझे अब अपने आप को देखना भी पड़ रहा है कि मैं कहां पर खड़ी हूं ताकि मेरे स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो। तो ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास। चलिए यहां पर देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर पे मत जाइए, हम लोग ने बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर हम बात करें विडाल टेस्ट की तो ये टाइफॉइड के लिए कराया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है। इलिसा टेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये कैंसर के लिए नहीं, एड्स के लिए। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? केवल एक जो है वो सही है, बी आपका इनकरेक्ट है। तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इसका नाम क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड, फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे, एड्स के चेक के लिए यूज होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय संविधान का संदर्भ लेते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए क्लास बताइए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 भारत के नागरिक तथा विदेशियों दोनों को उपलब्ध है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है। और 3 देखें, कानून के समक्ष समानता केवल भारत के ही नागरिक को प्राप्त है। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो पहला तो आपका गलत है। यहां पर अगर हम बात करें इक्वल अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, 16, और इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये दोनों आपका सही है। 2 और 3 आपका सही होगा, ये फर्स्ट वाला आपका गलत होगा। यहां पर हम देख लेते हैं, केवल 2 सही है। क्या दिया है दूसरे में? इज ओनली अवेलेबल टू 16 क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता या केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है ना, तो अतः 2 तो सही है आपका, ये तो मैंने सही किया। 14 में देखिए इक्वालिटी बिफोर, अच्छा इक्वालिटी बिफोर द लॉ की अगर हम बात करें तो ये भी सही है, ये भी सही है ना कि ये ब्रिटिशर देखो, दिमाग देखो, अब मॉडर्न आधुनिक भारत पढ़ाया है तो यहां पे भी आधुनिक भारत याद आ रहा है। हम जब बात कर रहे हैं आपसे, ध्यान दीजिएगा क्लास, जब हम बात करें इक्वालिटी बिफोर लॉ की, 2 चीज होती है ना आर्टिकल 14 में, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करेंगे तो ये यूएसए से लिया गया है। ठीक है, तो जो आर्टिकल 14 है ना, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ की यहां बात की गई है, वो फॉरेनर्स को और भारतीयों को, दोनों को है, उन दोनों के पास है। तो ये वाला आपका गलत हो गया है। ठीक है, ये गलती से यहां पर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया ना क्लास? ये याद रखिएगा। 16 जो है वो अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं हम लोग। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात जब हम करेंगे तो हम भारतीय नागरिकों को ही तो मौका देंगे, या कह देंगे फॉरेन से भी कोई आ रहा है तो उसको भी अपॉर्चुनिटी है कि आप अप्लाई करो। तो सोचो यूपी पीसीएस में कितनी भीड़ हो जाएगी। अब सोचो थोड़ा सा, चलो, तो वही चीज दी गई है यहां पर। धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान तथा लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है या केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, तो पहला वाला आपका गलत था, क्योंकि वहां पर इंडियन और फॉरेनर्स दोनों की बात की गई थी। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समाप्ता की बात हम करें, पब्लिक अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो ये खाली भारतीयों के पास है। और अनुच्छेद 14 में मैंने आपको बता दिया, 2 की बात की जाती है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। और यह भारत के नागरिक तथा विदेशियों दोनों को प्राप्त है। डी आपका सही उत्तर है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए क्लास। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रथम बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया था? तो बताइए 1987, 1988, 1989, 1990। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? सी आपका सही उत्तर है। और मैंने सी की जगह क्या मार्क कर दिया था? बी मार्क कर दिया था ना।
सी जो है वो आपका सही उत्तर है। अगर 1989 की हम बात करेंगे आपसे, तो कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 61st अमेंडमेंट हुआ था ना 1989 में, जिसके के थ्रू क्या किया गया था? जो वोटिंग एज थी उसको 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था। याद रखिएगा, इसी समय कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, जिसके के थ्रू वोटिंग एज को क्या किया गया था? 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था। सी आपका सही उत्तर है। ठीक है क्लास, चलो अब आज की क्लास को हम यही पे एंड करेंगे, क्योंकि अब मैं थोड़ा थक चुकी हूं और नेक्स्ट क्लास में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको हम लोग रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं क्लास। आशा करती हूं आपको सेशन अच्छा लगा हो और बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं खींचेंगे, नहीं तो आप लोग भी थक जाएंगे पढ़ते पढ़ते। तो जो भी प्रश्न बचते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेते हैं, उसकी चिंता आप लोग नहीं करेंगे। बस आप मुझे बताइएगा कि आपको क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं, और आज वो वॉइस की इश्यू नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, स्लाइड के सामने मैं नहीं खड़ी हुई थी, जैसे कि आप लोग डिमांड कर रहे थे मैम स्लाइड से थोड़ा हट जाया करिए, तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं स्लाइड से हट जाऊं ताकि मेरे स्टूडेंट्स को अच्छे से दिख जाए और आप स्क्रीनशॉट भी ले सके। तो अब एंड करेंगे, कल मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, और आपका दिन खूब अच्छा जाए। ठीक है, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए क्लास। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ, डिकोड एग्जाम के साथ बनी रहिए। धन्यवाद क्लास।